everyone, welcome back to my channel. So we have been doing power system series since a long time and this is our 30th video. So today we are going to complete total 300 questions of this series. So I hope you are liking this series and you are getting benefits by this. So अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट forget to hit the bell icon for further notification. There is one telegram group as well, so आप उसे भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको further notifications मिल सके. So without a further ado, let's begin with the video. So our first question of this video is, a short transmission line having its line impedance angle as theta is delivering a given power at the receiving end at a lagging power factor angle of phi. Which one of the following is a set of conditions for which this line will have maximum and zero regulation? So we have maximum regulation as well as we have zero regulation. बट हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम रेगुलेशन के लिए जो भी एंगल्स हमें दिए गए हैं, इम्पिडेंस एंगल थीटा एंड ऑल्सो वी हैव पावर फैक्टर एंगल फाई, सो उन दोनों का रिलेशन क्या होने वाला है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. So maximum regulation के लिए we have one condition. Similarly for zero regulation we have another condition. So I'll just write here for maximum regulation. For maximum regulation जो condition आता है that is nothing but phi is equals to theta. मतलब जो power factor angle होता है हमारा, power factor angle should be equals to line impedance angle. So phi is equals to theta. Similarly for zero voltage regulation. So for zero voltage regulation. So zero voltage regulation के लिए क्या condition होने वाला है? As you all know कि जो maximum voltage regulation होता है वो lagging power factor में मिलता है. But zero voltage regulation हमें लीडिंग साइड में मिलता है. ठीक है, लीडिंग साइड में वी हैव थ्री डिफरेंट रेगुलेशंस. फर्स्ट वन वी हैव पॉजिटिव, सेकेंड वन वी हैव निगेटिव एंड थर्ड वन वी गेट जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एज वेल. ठीक है, सो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हमें लैगिंग साइड में मिलता है एंड जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमें लीडिंग साइड में मिलता है. ठीक है, सो इन दोनों के इम्पिडेंसेस एंगल भी डिफरेंट होंगे, राइट. सबसे पहले तो हम इम्पिडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे फॉर लैगिंग साइड. सो इम्पिडेंस ट्रायंगल फॉर लैगिंग साइड इज नथिंग बट दिस वन. दिस इज थीटा, दिस इज जेड, दिस इज आर एंड दिस इज एक्स. नाउ वी हैव टू ड्रॉ फॉर लीडिंग. सो लीडिंग के लिए इम्पिडेंस ट्रायंगल कैसे आने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी थीटा, दिस इज गोइंग टू बी फाई एंड दिस इज आवर 90 डिग्री. ठीक है, यहाँ z आएगा, हियर वी आर गोइंग टू गेट r एंड हियर वी आर गोइंग टू गेट x. आप यहाँ देख सकते हो कि z और r के बीच में थीटा एंगल था बट हियर z और x के बीच में थीटा एंगल आ रहा है एंड हियर z और r के बीच में फाई एंगल आ रहा है. सो देयर इज चेंजेस इन द एंगल बिटवीन z एंड r. सी अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स ये जो तीनों भी एंगल्स होते हैं इन तीनों का समेशन 180 होना चाहिए, राइट. बट ऑलरेडी हमारे पास यहाँ 90 डिग्री दिया गया है. ठीक है, 180 में से अगर हम 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग एंगल कितने बचने वाला है? इट इज नथिंग बट 90 डिग्री. 90 डिग्री रिमेनिंग एंगल है. सो रिमेनिंग एंगल जो 90 डिग्री है वो इन दोनों का सम होने वाला है. तभी हमें दिस 90 प्लस दिस 90 इज इक्वल्स टू 180 मिल जाएगा और 180 डिग्री होता है टोटल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल. सो आई कैन राइट हियर फाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो दिस इज नथिंग बट द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन जो कि हमें लीडिंग साइड में मिलेगा. ठीक है, सो एज यू कैन सी फ्रॉम ऑप्शंस, सो इन ऑप्शन में से आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है? सो इट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन. Impulse ratio of insulators and lightning arrestor should be dash. So options are both low,
high and low respectively, low and high respectively, and both high. So as you all know कि impulse ratios क्या होते हैं, हमने किसी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर टाइम बिकॉज हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है इम्पल्स रेशियो के रिगार्डिंग. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पल्स रेशियो. सो यहाँ हमें 2 डिफरेंट टाइप्स के इम्पल्स रेशियो के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है. सबसे पहले तो हमारे पास है इम्पल्स रेशियो ऑफ इंसुलेटर एंड देन वी हैव इम्पल्स रेशियो ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इम्पल्स रेशियो ऑफ इंसुलेटर. सो इम्पल्स रेशियो ऑफ इंसुलेटर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इम्पल्स पीक वोल्टेज. और जो इम्पल्स पीक वोल्टेज होता है ये किस सिग्नल पे हमें मिलता है? एट इम्पल्स सिग्नल, एट इम्पल्स सिग्नल टू द पीक वोल्टेज. और जो पीक वोल्टेज हमें मिलता है it is nothing but breakdown voltage. It is at power signal, at power signal. ठीक है. It is used to determine the value of flash or puncture of insulations. So generally the impulse ratio of insulator is high. So impulse ratio insulator का कैसा होता है? Impulse ratio insulator का high होता है. हमें यहाँ एक नोट दिया गया है. So impulse peak voltage is defined on impulse frequency. As I have already told कि impulse signal पे हम impulse peak voltage को find out करते हैं. That is nothing but impulse frequency. ठीक है. Peak voltage is defined on power frequency. Similarly, I have told here कि power signal पे ही हमें peak voltage मिलता है, which is nothing but peak voltage is defined on power frequency. Now moving towards the impulse ratio of lightning arrestor. So जो impulse ratio होता है lightning arrestor का, it is nothing but the impulse ratio of any lightning arrestor is the ratio of breakdown voltage of the wave of special duration to the breakdown voltage of 50 Hz wave. Similarly जो हमें impulse ratio of insulator के definition में देखने को मिला था कि वो ratio है. ठीक है. रेशियो है किसका? इम्पल्स पीक वोल्टेज टू द पीक वोल्टेज, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दिया गया है. सिमिलरली इन केस ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ भी दिया गया है दैट इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज एट अ वेव ऑफ स्पेशल ड्यूरेशन. एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलेगा टू द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब पावर फ्रीक्वेंसी. ठीक है. So generally the impulse ratio of lightning arrestor is low. Impulse ratio of insulator का कैसा होता है? High होता है. But impulse ratio of lightning arrestor का low होता है. ठीक है. So lightning arrestor are used to protect against surges and lightning strikes. So lightning arrestors are composed of materials ZNO और SiC. ठीक है. अभी हम इसे याद कैसे करेंगे? सी लाइटनिंग अरेस्टर एल से स्टार्ट होगा. सो लाइटनिंग अरेस्टर का जो इम्पल्स रेशियो होगा वो लो, और जो हमारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर के लिए रिमेनिंग कौन सा रहेगा? हाई. एक तो लो रहेगा और एक हाई. सो लाइटनिंग अरेस्टर के लिए तो हमने ट्रिक से ध्यान में रख लिया दैट इट इज लो बिकॉज लाइटनिंग अरेस्टर एल से स्टार्ट हो रहा है. सो लाइटनिंग अरेस्टर का इम्पल्स रेशियो लो है. और जो रिमेनिंग होता है इंसुलेटर का इम्पल्स रेशियो कैसा होगा? इंसुलेटर का इम्पल्स रेशियो हाई रहेगा. ठीक है. सो नाउ मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, द इम्पल्स रेशियो ऑफ इंसुलेटर एंड लाइटनिंग अरेस्टर शुड बी डैश. सो लाइटनिंग अरेस्टर का कैसा है? लाइटनिंग अरेस्टर का लो है. दैट मीन्स इंसुलेटर का कैसा रहेगा इम्पल्स रेशियो? इट इज नथिंग बट हाई. सो किस ऑप्शन में आपको हाई एंड लो रिस्पेक्टिवली दिख रहा है? सो इट इज एन ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द बंडल कंडक्टर्स इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोवाइड डैश. सो यहाँ ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं? रिड्यूस्ड कैपेसिटेंस, इंक्रीज्ड कैपेसिटेंस, increased inductance and increased voltage gradient. So जो बंडल कंडक्टर्स होते हैं
EHV ट्रांसमिशन सिस्टम में वो क्या प्रोवाइड करते हैं? इट इज गोइंग टू प्रोवाइड टू डिफरेंट थिंग्स. पहले हम कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. इट इज योर चॉइस. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ L. L is nothing but inductance. And then we have C. C stands for capacitance. ठीक है. So as you all know कि हमारे पास जो L इंडक्टेंस होता है इसका प्रोपोर्शनैलिटी किस चीज के साथ होता है? L is directly proportional to ln GMD by GMR. ठीक है. सिमिलरली कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है? कैपेसिटेंस C is inversely proportional to ln GMD by GMR. ठीक है. सो एज यू ऑल नो कि बंडल कंडक्टर्स है. सो बंडल कंडक्टर की वजह से जो इफेक्टिव रेडियस होता है वो इंक्रीज हो जाता है. सो इफेक्टिव रेडियस इज गोइंग टू इंक्रीज. बंडलिंग की वजह से इफेक्टिव रेडियस इंक्रीज होता है. दैट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन रेडियस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ GMR इंडक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होता है. इंडक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होता है. बट इन केस ऑफ कैपेसिटेंस अगर GMR का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है देन कैपेसिटेंस का भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. बिकॉज ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है. सो अगर ये डिनोमिनेटर में बट इट इज इन इनवर्स पोजीशन. ठीक है. इनवर्स में है डिनोमिनेटर में फिर से इनवर्स में तो आपको ये न्यूमरेटर में मिल जाएगा. सो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LmGMR. ठीक है. सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है GMR के. इफेक्टिव रेडियस अगर ज्यादा होगा सिमिलरली कैपेसिटेंस भी हमें ज्यादा मिलेगा. ठीक है. सो मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, बंडल कंडक्टर्स क्या प्रोवाइड करते हैं? बंडल कंडक्टर्स इंक्रीमेंट इन कैपेसिटेंस को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. कैपेसिटेंस रिड्यूस हो रहा है क्या? नहीं, रिड्यूस तो नहीं हो रहा है. कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है. क्या इंडक्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है? नो, इंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है. सो सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है. सिमिलरली और जो वोल्टेज ग्रेडियंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R से. ठीक है. अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा रेडियस से तो अगर बंडलिंग के वजह से क्या होता है? रेडियस इंक्रीज होगा. बट रेडियस इंक्रीज होने की वजह से क्या वोल्टेज ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है? नहीं, वोल्टेज ग्रेडियंट हमें डिक्रीज मिलता है. सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग. सो इन चारों में से ओनली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question is the charging current in a transmission line increases due to corona effect because corona increases dash. So options are line current, effective line voltage, power loss in lines and the effective conductor diameter. ठीक है. So आप यहाँ term देख सकते हो that there is charging current. So charging current जब भी हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा then you have to keep one thing in mind that there is going to be the presence of capacitance because यहाँ चार्जिंग करंट दिया गया है. ठीक है. कैपेसिटेंस के प्रेजेंस की वजह से ही हमें चार्जिंग करंट मिलता है इन ट्रांसमिशन लाइन. सो इफ आई हैव टू ड्रॉ हियर वन कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर. ठीक है. सो कंडक्टर के सराउंडिंग में देर इज गोइंग टू बी द आयनाइजेशन. देर इज गोइंग टू बी द आयनाइजेशन. ठीक है. ये जो आयनाइजेशन हो रहा है, आयनाइजेशन ये चार्जिंग करंट की वजह से होगा. ठीक है. ये आयनाइजेशन जो हो रहा है वो चार्जिंग करंट की वजह से हो रहा है. सो अगर चार्जिंग करंट हम कंसीडर करेंगे देन एज यू कैन सी कि पहले कंडक्टर का साइज इतना था. ठीक है. यहाँ से तो यहाँ तक कंडक्टर का साइज था एंड दिस वाज द रेडियस. बट आफ्टर द आयनाइजेशन या फिर आफ्टर द चार्जिंग करंट आप देख सकते हो दैट द इफेक्टिव रेडियस हैज इंक्रीज्ड. ठीक है. सो जो पहले एरिया इतना था R, नाउ इट इज R डैश. ठीक है.
सो यहाँ क्या हो रहा है, हियर द इफेक्टिव कंडक्टर रेडियस इज गोइंग टू इंक्रीज, सिमिलरली द इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ द चार्जिंग करंट। ठीक है, सो सी इज इक्वल्स टू 2 pi epsilon naught epsilon r डिवाइडेड बाय ln d बाय r। ठीक है, इफेक्टिव रेडियस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। एंड एज यू ऑल नो कि अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है देन द चार्जिंग करंट इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आपको चार्जिंग करंट किसी क्वेश्चन में देखे देन यू हैव टू कंसिडर कि देयर इज गोइंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस का प्रेजेंस वहां होगा दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी द चार्जिंग करंट। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज for a 15 bus power system with 3 voltage controlled bus, the size of Jacobian matrix is dash. So how we can be able to find out the Jacobian matrix? See, यहाँ हमारे पास कितने buses दिए गए हैं, total number of bus is equals to 15। इसमें सारे के सारे बस आएंगे। ठीक है, चाहे वो वोल्टेज कंट्रोल बस हो या फिर पीवी बस हो, पीक्यू बस हो या फिर स्लैंग बस हो। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ बसेस है उन बसेस में से 1 रेफरेंस बस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट मीन्स जो स्लैंग बस होता है उसे हम निकाल देंगे ताकि विल बी गेटिंग ओनली पी क्यू एंड पीवी बसेस। ठीक है, सो स्लैंग बस दैट मीन्स रेफरेंस बस 1 कंसिडर करेंगे। सो नाउ रिमेनिंग बसेस कितना रहेगा, रिमेनिंग बसेस हमें मिलेंगे 14 बिकॉज 1 को हमने कंसिडर कर लिया है रेफरेंस बस या फिर स्लैंग बस। ठीक है, टोटल बसेस में से हम 1 रेफरेंस बस को सब्ट्रैक्ट कर दिए और आपको रिमेनिंग टोटल जो बसेस मिलेंगे वो 14 है। इन 14 में सारे के सारे पीवी एंड पीक्यू बसेस इंक्लूड है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में हमें 3 वोल्टेज कंट्रोल बसेस दिए गए हैं। दैट मीन्स जो पीवी बस दिया गया है उनका नंबर 3 दिया गया है। ठीक है, सो पीवी बस विच इज नथिंग बट वोल्टेज कंट्रोल बस हमें 3 दिया गया है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पीक्यू बसेस। सो पीवी प्लस पीक्यू इज इक्वल्स टू 14। पीवी को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए ताकि आपको पीक्यू बसेस मिल सके। सो पीक्यू इज इक्वल्स टू 14 माइनस 3 कितना आएगा, इट इज नथिंग बट 11। ठीक है, पीक्यू बसेस भी मिल गए हमें, पीवी बसेस भी मिल गए, टोटल पीक्यू बसेस एंड टोटल पीवी बसेस। नाउ सो जो साइज होता है जैकोबियन मैट्रिक्स का उसे फाइंड आउट करने के लिए वी हैव वन फॉर्मूला। सो साइज ऑफ Jacobian matrix is equals to 2pq plus pv। सो आप सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज 2 into 11 plus 3। सो 22 plus 3 is equals to 25। सो जो साइज मिलेगा हमें जैकोबियन मैट्रिक्स का, सो इट इज नथिंग बट 25/25। बट आप यहाँ ऑप्शंस देख सकते हो कि एक भी ऑप्शन में हमें 25/25 नहीं मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर मुझे 25/25 मिला है, ऑप्शन नंबर डी बैक साइड में दिया गया है। सो आप एक बार इसे वेरीफाई कीजिए बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी मुझे 25/25 ये करेक्ट लगता है। ठीक है, बट बुक में जो दिया गया है वो 28/28 दिया गया है। शायद उन्होंने स्लैंग बस को कंसिडर नहीं किया होगा, जो टोटल बसेस है उसे ही कंसिडर करके उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। इसे सॉल्व करते टाइम हमने स्लैंग बस को रिमूव कर दिया था। ठीक है, रिमूव करने के बाद हमारे पास पीवी और पीक्यू बसें लेफ्ट थे, बट अगर हमने इसे रिमूव नहीं किया, टोटल बसेस में कंसिडर कर लिया,
then what we are going to get? We are going to get total 15 buses है. 15 buses में से अगर हमने 3 वोल्टेज कंट्रोल बसेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट 12. ठीक है, अगर 12 PQ बसेस को हमने अगर कंसिडर कर लिया, देन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हाट वी हैव टू राइट हियर, 2 into 12 plus 3. What we are going to get? 12 2s are 24 plus 3. That means 27. आपको 28 भी नहीं मिल रहा है. ठीक है, सो जो बैक साइड में दिया गया है वो 28 दिया गया है, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर जो मुझे लगता है कि करेक्ट है वो ये प्रोसीजर है, बिकॉज स्लैंग बस को हम रिमूव कर देंगे ताकि आपको टोटल नंबर ऑफ PV एंड PQ बसेस मिल सके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू फाइंड आउट द साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स. तो वो फाइंड आउट करने के बाद हमें 25/25 मिल रहा है. सो यू हैव टू चेक वंस कि कौन सा प्रोसीजर होना चाहिए एंड विच प्रोसीजर इज करेक्ट. ठीक है, सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज, if the fault current is 2 kiloamperes, the relay setting is 50% and the CT ratio is 400/5, then the plug setting multiplier of relay will be dash. So options are 5, 7, 8 and 10. So आपको यहाँ क्या दिया गया है? We have been given here fault current का वैल्यू. ठीक है, so fault current का कितना वैल्यू दिया गया है? fault current का हमें IF is equals to 2 किलो एम्पियर्स दिया गया है. ठीक है, रिले सेटिंग भी हमें दिया गया है. सो रिले सेटिंग कितना दिया गया है? रिले सेटिंग्स इज इक्वल्स टू 50%, दैट मीन्स 0.5. CT रेशियो भी दिया गया है. सो CT रेशियो इज इक्वल्स टू 400/5. आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, बट बिफोर दैट वी नीड टू फाइंड आउट द पिकअप वैल्यू. सो फॉर फाइंडिंग प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, सबसे पहले तो हमें पिकअप करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है. पिकअप करंट का वैल्यू जो यहाँ रिले सेटिंग दिया गया है, इट इज नथिंग बट पिकअप ओनली, बट ये परसेंटेज में दिया गया है, हमें एम्पियर्स में फाइंड आउट करना है. सो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो एम्पियर में? इट इज नथिंग बट pickup current value in amperes, which is nothing but जो CT का सेकेंडरी करंट होता है जो दिया गया है CT रेशियोज में 400/5, इस 5 को हमें कंसिडर करना होगा. ठीक है, 5 इंटू जो रिले सेटिंग दिया गया है विच इज नथिंग बट 0.5, इससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट 2.5 एम्पियर्स. ठीक है, नाउ राइटिंग PSM फॉर्मूला, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर. इसका फॉर्मूला क्या होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का? विच इज नथिंग बट IF डिवाइडेड बाय CT रेशियो इनटू पिकअप करंट वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट किया था एम्पियर्स में, पिकअप करंट वैल्यू. ठीक है, आप सारे के सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए. IF का वैल्यू क्या दिया गया है? विच इज नथिंग बट फॉल्ट करंट 2 किलो एम्पियर्स डिवाइडेड बाय CT रेशियो 400/5, और पिकअप करंट वैल्यू कितना दिया गया है? 2.5. ठीक है, सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट 10. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज 10. So option number D is only correct answer for this. So moving towards next question. So the next question is, the bus bars of each of the following two alternators of 15% reactance each are interconnected through tie bar reactor of 15% each. The equivalent impedance to fault current for a 3-phase fault in any alternator bus bar will be dash. सो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दैट देयर इज 2 अल्टरनेटर्स. कितने अल्टरनेटर्स दिए गए हैं? देयर आर 2 अल्टरनेटर्स एंड जो रिएक्टेंस दिया गया है दोनों का वो 15% है. ठीक है, और
ये जो दोनों भी ऑल्टरनेटर्स दिए गए हैं वो इंटरकनेक्टेड है थ्रू अ रिएक्टर 15% ईच। दैट मीन्स दो ऑल्टरनेटर है, उनके रिएक्टेंस भी दिए गए हैं और जो टाई बार का रिएक्टेंस है वो भी 15% ईच दिया गया है। तो हमें इक्विवेलेंट इम्पिडेंस को फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, वी आर गोइंग टू ड्रॉ नेटवर्क। ठीक है, इम्पिडेंस नेटवर्क को हम ड्रॉ कर लेंगे। सो वी हैव टू जनरेटर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल और दोनों जनरेटर्स का जो रिएक्टेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 15%, दैट मीन्स 0.5। एंड दीज टू आर कनेक्टेड थ्रू टाई लाइन्स और जो टाई लाइन्स है उनका भी रिएक्टेंस दिया गया है 15% ईच। सो इनका भी 0.15, here also 0.15, here also 0.15 and here also 0.15। ठीक है, नाउ एक फॉल्ट ऑकर हो रहा है और फॉल्ट कहाँ ऑकर हो रहा है, इन एनी अल्टरनेटर बस बार। सो कोई भी अल्टरनेटर बस बार पे हमें फॉल्ट ऑकर कराना है। ठीक है, इफ आई एम कंसिडरिंग हियर, सो इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे, इस बस बार पे फॉल्ट ऑकर हो रहा है। सो आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल इम्पिडेंस ऑफ दिस नेटवर्क। सो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एज यू ऑल नो कि अगर फॉल्ट ऑकर हो गया, सो नाउ दीज थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस इज लेफ्ट ओवर। ठीक है, ये तीनों भी इम्पिडेंसेस सीरीज में हमें कंसिडर करना होगा और जो फॉल्ट के लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है ऑल्टरनेटर उसे हमें अकेले कंसिडर करना होगा। ठीक है, ये जो कलेक्टिवली तीनों दिया गया है, दिस 3 एंड दिस 1, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हो जाते हैं आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट। सो अकॉर्डिंगली आपको इम्पिडेंस फाइंड आउट करना होगा एंड आफ्टर फाइंडिंग दैट विल बी गेटिंग आवर आंसर। ठीक है, सो Z इक्विवेलेंट का वैल्यू हम अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे, you have to consider these three in series। ठीक है, so Z equivalent is equals to these three in series, मतलब 0.15 plus 0.15 plus 0.15, आपको टोटल इम्पिडेंस कितना मिलने वाला है, इट इज नथिंग बट 0.45। ये तीनों का भी आपको कलेक्टिवली 0.45 मिलेगा। दिस 0.45 एंड this one 0.15, these two are connected in parallel according to the situation we got here through fault condition। ठीक है, so Z equivalent का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 0.45 is parallel with 0.15। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिए and what you are going to get, you are going to get 0.45 into 0.15 divided by 0.45 plus 0.15। So जब आप इसे सॉल्व करेंगे then what you are going to get, you are going to get 9/8 which is nothing but 11.25%। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे then this is what you are going to get। So जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, a power plant has a maximum demand of 15 megawatts. The load factor is 50% and plant factor is 40%. The operating reserve is dash। ठीक है, सो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, we have been given मैक्सिमम डिमांड वैल्यू। ठीक है, सो मैक्सिमम डिमांड कितना दिया गया है, मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल्स टू 15 मेगावाट्स। ठीक है, जो प्लांट फैक्टर दिया गया है, प्लांट फैक्टर इज इक्वल्स टू 40%, लोड फैक्टर इज इक्वल्स टू 50%। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग रिजर्व। ठीक है, अभी जो रिसेंटली ट्रांसको का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था सिमिलरली यही टाइप था। ठीक है,
उसमें भी हमें ऑपरेटिंग रिजर्व फाइंड आउट करना था। सिमिलरली आपको दिया गया था मैक्सिमम डिमांड और लोड फैक्टर भी दिया गया था, एंड सिमिलरली प्लांट फैक्टर भी। आपको ऑपरेटिंग रिजर्व ही फाइंड आउट करना था। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था ट्रांसफर के एग्जाम में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू, बिकॉज मैक्सिमम डिमांड दिया गया है एंड लोड फैक्टर भी दिया गया है। सो लोड फैक्टर इज इक्वल्स टू एवरेज बाय मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। सो एवरेज क्या दिया गया है, हमें कुछ भी दिया नहीं गया, वी हैव टू फाइंड आउट। बट लोड फैक्टर वी नो, लोड फैक्टर कितना दिया गया है, लोड फैक्टर इज 50%. So 50% is nothing but 0.5, which is equals to average load divided by maximum demand. So maximum demand is 15 megawatts, ठीक है। So average load का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, average load is equals to 7.5 megawatts, ठीक है। एवरेज लोड का वैल्यू आपको मिल गया। नाउ कंसिडरिंग प्लांट फैक्टर, सो प्लांट फैक्टर क्या होता है, प्लांट फैक्टर इज इक्वल्स टू एवरेज लोड बाय प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी। सो आप प्लांट कैपेसिटी को फाइंड आउट कीजिए, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज लोड 7.5 डिवाइडेड बाय प्लांट फैक्टर 40%, दैट मीन्स 0.4। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट 18.75 मेगावाट्स, ठीक है। सो आपको प्लांट कैपेसिटी भी मिल गया। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग रिजर्व। सो ऑपरेटिंग रिजर्व क्या होता है, ऑपरेटिंग रिजर्व इज इक्वल्स टू जो प्लांट कैपेसिटी आपको मिला है, ठीक है, जो प्लांट कैपेसिटी आपको यहाँ मिला है, दैट मीन्स रेटेड कैपेसिटी भी आप इसे कह सकते हो। सो प्लांट कैपेसिटी को आपको मैक्सिमम डिमांड से सबट्रैक्ट करना होगा ताकि आपको ऑपरेटिंग रिजर्व या फिर इसे रिजर्व कैपेसिटी भी कह सकते हैं वो आपको मिल सके, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट 18.75 माइनस कितना दिया गया है मैक्सिमम डिमांड 15। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट 3.75 मेगावाट्स। जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो यहाँ हमने कितने स्टेप्स में फाइंड आउट किया है आंसर, सबसे पहले तो हमने लोड फैक्टर के फॉर्मूला को यूज किया है। लोड फैक्टर के फॉर्मूला को यूज करके हमने एवरेज लोड को फाइंड आउट किया है, ठीक है, हमने इसे फाइंड आउट किया है। एवरेज लोड मिलने के बाद हमने प्लांट फैक्टर का फॉर्मूला यूज किया है, इट इज नथिंग बट सेकेंड वन। सो प्लांट फैक्टर का फॉर्मूला से हमने प्लांट कैपेसिटी फाइंड आउट किया, ठीक है, प्लांट कैपेसिटी को हमने फाइंड आउट किया, ये था सेकेंड स्टेप। प्लांट कैपेसिटी मिलने के बाद हमने ऑपरेटिंग रिजर्व को फाइंड आउट किया है। सो ऑपरेटिंग रिजर्व में हमें दो चीजें चाहिए थी, एक तो प्लांट कैपेसिटी और सेकेंड मैक्सिमम डिमांड। सो अब तक हमने प्लांट कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के चक्कर में एवरेज लोड फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद में आपको प्लांट कैपेसिटी मिल गया। सो जब आपके पास दोनों भी वैल्यूज आ जाएंगे, प्लांट कैपेसिटी एंड मैक्सिमम डिमांड, देन यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग रिजर्व, जिसे हम रिजर्व कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the incremental cost characteristic of two units in a plant are incremental cost 1, ये इक्वेशन होता है, एंड incremental cost 2 के लिए this is the second equation. When the total load is 100 megawatts, the optimum sharing of the load is P1 and P2 dash. हमें फाइंड आउट करना है ऑप्टिमम शेयरिंग ऑफ द लोड P1 एंड P2। टोटल लोड तो हमें दिया गया है 100, टोटल तो हमें पता है कि ये 100 है, बट इंडिविजुअल हमें लोड शेयरिंग फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं उसके हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंडिविजुअल ऑप्टिमम शेयरिंग ऑफ लोड, ठीक है। सो
I can write this as equation number 1 and this as equation number 2. And equation number 3 क्या आ जाएगा? It is nothing but P1 plus P2 is equals to 100. This is nothing but equation number 3. ठीक है, 3 इक्वेशंस मिल गए हमें और तीनों इक्वेशन को कंसिडर करके हमें इंडिविजुअल P1 एंड P2 को फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो ऑप्टिमम शेयरिंग ऑफ लोड फाइंड आउट करना है. सो ऑप्टिमम शेयरिंग के लिए जो कंडीशन वैलिड होता है विच इज नथिंग बट IC1 इज इक्वल्स टू IC2. सो जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को आपको सबसे पहले इक्वेट करना होगा ताकि आपको एक इक्वेशन मिल सके. ठीक है, सो यू कैन कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 4. सो इक्वेशन नंबर 4 को आप रीराइट कीजिए considering the values from equation number 1 and equation number 2. So I can write IC1 as 0.1 P1 plus 8 which is equals to 0.15 P2 plus 3. ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिल गया है. तो आपको क्या करना होगा? Now you have to solve this equation. ठीक है, I can write this as 0.15 P2 minus 0.1 P1 is equals to 5. Consider this as equation number 5. तो आपके पास 5 different equations है. ठीक है, now what you have to do? You have to just multiply with 10. सारे के सारे equation number 5 को आपको 10 के साथ multiply करना होगा and after multiplication what you are going to get? And you are going to get 1.5 P2 multiply with 10. ठीक है, minus P1 is equals to 50. ये आपको इक्वेशन नंबर 6 मिलेगा. ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों का यूज करके आप इंडिविजुअल P1 एंड P2 को फाइंड आउट कर सकते हो. सो आपको अभी सबसे पहले क्या करना होगा? यू हैव टू जस्ट ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6. सो आफ्टर एडिशन जो P1 होता है वो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज यहाँ माइनस है. ठीक है, हियर वी हैव माइनस एंड हियर वी हैव प्लस. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होने की वजह से जो आपको P2 ये अकेला टर्म रिमेन रह जाएगा. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट 1 P2 प्लस 1.5 P2. दोनों को कंबाइनली हम जब ऐड करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट 2.5 P2 इज इक्वल्स टू 150. ये 100 और ये 50 बच जाता है. सो इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट 150. सो इजीली यू कैन सॉल्व P2 वैल्यू. सो P2 का वैल्यू क्या निकल के आएगा? P2 इज नथिंग बट 60. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ P2. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 P2 का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए इक्वेशन नंबर 3 में तो आपको इजीली P1 का वैल्यू मिल जाएगा विच इज नथिंग बट 40. 100 में से अगर 60 को आपने माइनस कर दिया तो आपके पास बस 40 रह जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट आवर फाइनल आंसर. सो P1 और P2 ये दोनों इंडिविजुअल ऑप्टिमम शेयरिंग ऑफ लोड हमने फाइंड आउट कर लिया है. और कितना मेगावाट्स आया है? P1 का वैल्यू आया 40 मेगावाट्स एंड P2 का वैल्यू निकल के आया है 60 मेगावाट्स. सो कौन से ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है? P1 is equals to 40 and P2 is equals to 60. So it is an option number A. So option number A is only correct answer for this. Now moving towards our last question. So जो last question है it is also numerical based और जो पिछले वाला question था सेम टाइप का क्वेश्चन आया था महाट्रांसको एग्जाम में जो हो चुका है दिसंबर में. सो आई होप अभी जो भी आगे के एग्जाम्स आएंगे जैसे कि जेनको एंड डिस्कॉम वहाँ भी हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द लोड कर्व ऑफ अ सिस्टम इज शोन इन द फिगर. द लोड फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज डैश. सो यहाँ हमें लोड कर्व दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लोड फैक्टर. सो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो लोड फैक्टर? वी हैव वन फॉर्मूला फॉर दैट. लोड फैक्टर इज इक्वल्स टू एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड. ठीक है, सो एवरेज लोड आप कैसे फाइंड आउट करोगे? यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस कर्व. जो दिया गया है लोड कर्व इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा एंड एरिया फाइंड आउट करने के बाद में आप
एवरेज लोड में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड मैक्सिमम डिमांड कितना दिया गया है, मैक्सिमम डिमांड, सो मैक्सिमम डिमांड इज नथिंग बट दिस 100, ये मैक्सिमम डिमांड है। मैक्सिमम वैल्यू जो कि आपको लोड में मैक्सिमम वैल्यू जो भी मिलेगा दैट इज नथिंग बट मैक्सिमम डिमांड। एक्स एक्सिस पे आपको आर्स देखे हैं एंड वाई एक्सिस पे आपको लोड दिया गया है, सो सबसे जो ज्यादा लोड रहेगा दैट इज नथिंग बट मैक्सिमम डिमांड विच इज नथिंग बट 100। ठीक है, सो फ्रॉम दिस यू आर गोइंग टू गेट 3 डिफरेंट एरियाज। ठीक है, सबसे पहले तो एरिया आपको ये मिलेगा, कंसिडर दिस एज एरिया नंबर 1, then you are going to get area number 2 and area number 3. This is nothing but area number 2 and this is going to be area number 3. So ऐसे 3 different types के आपको areas मिल रहे हैं। ठीक है, now what you have to do, you have to write 1 by 1 areas। आपको solve करना है एक एक areas को, और एक एक area को solve करने के बाद आपको combinedly तीनों भी areas एड ऑन करने होंगे ताकि आपको ओवरऑल एवरेज लोड मिल सके। ठीक है, सो सबसे पहले हम एरिया नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सो एरिया नंबर 1 दैट इज, ये एक रेक्टेंगल है। सो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला मिलता है, लेंथ इनटू ब्रेड। ठीक है, सो लेंथ इनटू ब्रेड आप यहाँ लिख सकते हो कितना लेंथ दिया गया है, मैक्सिमम लेंथ इज नथिंग बट 100 इनटू कितना दिया गया है इसका विड्थ, सो इट इज नथिंग बट 1000। ठीक है, दिस इज एरिया नंबर 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट दिस एज इट्स वैल्यू। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गया, एरिया नंबर 1 आपको मिल गया। नाउ सॉल्विंग एरिया नंबर 2। एरिया नंबर 2 भी फिर से ये एक रेक्टेंगल है, बट इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, टोटल कितना दिया गया है, टोटल इज 8760। सो 8760 में से हमें 1000 को माइनस करना होगा, बिकॉज 1000 तो ऑलरेडी एरिया नंबर 1 में इंक्लूड हो गया है, बट इसे एक्सक्लूड करने के बाद जो आपको लेंथ आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 7760। सो लेंथ इनटू breadth that means width which is nothing but 7760 into कितना breadth दिया गया है which is nothing but 10, ये 10 ही है ना, so it is nothing but 10 which is equals to 77600. This is area number 2. Now area number 3 is triangle। ट्रायंगल का एरिया क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस कितना दिया गया है, दिस इज द बेस। ठीक है, ये बेस वैल्यू है और कितना बेस दिया गया है, सेम 7760 और इंटू हाइट, हाइट कितना दिया गया है, दिस वन। 10 को एक्सक्लूड करने के बाद आपको ओवरऑल 90 एज हाइट मिलेगा। ठीक है, दिस इज 90। सो आपको ये तीनों भी एरियाज मिल गए हैं। नाउ यू हैव टू ऐड ऑल द एरियाज, इक्विवेलेंट जो एरिया आपको निकल के आएगा, टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3। सो चलिए हम इसे ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, दिस इज एरिया नंबर 1 प्लस 77,600 प्लस हाफ इंटू 7,760 इंटू 90, ये तीनों भी टोटल एरियाज हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज कीजिए, दिस इज नथिंग बट टोटल एरिया। ठीक है, सो टोटल एरिया तो हमें मिल गया, बट हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, एवरेज लोड फाइंड आउट करना है, तो आप एवरेज लोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 8760। आपको क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 8760, ताकि आपको एवरेज लोड मिल सके, एवरेज लोड। ठीक है, ये टोटल एरिया मिलता है तीनों को ऐड ऑन करने से, बट अगर आपको एवरेज चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स से उसे
डिवाइड करना होगा ताकि आपको एवरेज लोड मिल सके। ठीक है, एवरेज लोड भी हमें मिल गया। नाउ लोड फैक्टर, सो लोड फैक्टर क्या होने वाला है, इट इज नथिंग बट एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड। जो भी एवरेज लोड यहाँ दिया गया है इससे हमें डिवाइड करना होगा 100 को। ठीक है, अगर आपने 100 से डिवाइड कर लिया देन यू आर गोइंग टू गेट one value which is nothing but load factor. So I am going to write here plus 77600 plus half into 7760 into 90 divided by 8760। ये एवरेज लोड का वैल्यू है। ठीक है, ये ओवरऑल जो मैंने लिखा है ये एवरेज लोड का वैल्यू है एंड होल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। सो मैक्सिमम डिमांड कितना दिया गया है 100। आप यहाँ देख सकते हो दैट इट इज 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट 1% विच इज नथिंग बट 60.13%. So it is nothing but our final load factor. So it is in option number D. So option number D is only correct answer for this. So आपको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, सो मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए, आपको परसेंटेज में मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट आवर लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मोस्टली इस वीडियो में ज़्यादातर हमने न्यूमेरिकल पार्ट कवर कर लिया है। सो आई होप आपके आने वाले एग्जाम्स में अगर न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आया तो ऐसे टाइप में ही आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इस वीडियो में ऑलरेडी 2 ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं महाट्रांसफो में जिसका हमने यहाँ ऑलरेडी डेमो देख लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन रिगार्डिंग था जिसमें हमें ऑपरेटिंग रिजर्व फाइंड आउट करना था और सेकेंड क्वेश्चन रिगार्डिंग P1 एंड P2 जो ऑप्टिमम शेयरिंग होता है उससे रिलेटेड आया था। ठीक है, सो आई होप आपको सारा का सारा आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। ऑल्सो वी हैव वन टेलीग्राम ग्रुप, आप उसे ज्वाइन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस।